आ जाओ, चलो स्टार्ट करें क्या। लास्ट लेक्चर में कुछ एडजस्टमेंट की बात कर रहा था, प्लीज ध्यान देना बेटा। लेता हूं बेटा, एक बच्ची ने बड़ा प्यारा क्वेश्चन भेजा है, वो भी सॉल्व करते। एडजस्टमेंट की बात चल रही थी ना लास्ट लेक्चर में, आ जाओ। एडजस्टमेंट्स क्या रहती है आज हम लोग वो देखने वाले, ध्यान से सुनना बेटा। हाँ, सब्सिडारी बुक्स भी लेंगे ना, सब्सिडारी बुक्स भी लूंगा, एडजस्टमेंट्स भी लूंगा सब। आखिरी में एडजस्टमेंट्स की बात चल रही थी ना कल, हाँ ना, एडजस्टमेंट्स के बारे में तो बात चल रहा था। देखो बेटा, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था लास्ट लेक्चर में, एडजस्टमेंट्स आर नथिंग बट एन अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। ऐसे ट्रांजैक्शंस जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, जो अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लेकिन जो कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, इसीलिए मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑल्टर नहीं कर सकता हूं। मैं पीछे जाकर के जर्नल एंट्री को चेंज नहीं कर सकता हूं। तो अब मेरे पास रास्ता क्या है, उन सारे अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को, जिनको आप लोग प्यार से या डर के मारे एडजस्टमेंट बोलते हो, अब उन्हें रिकॉर्ड करना पड़ेगा फाइनल अकाउंट में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से पीछे जा सकता हूं क्या? नो। इसीलिए मजबूरी में कहां रिकॉर्ड करना है? फाइनल अकाउंट में। सो एडजस्टमेंट्स मतलब वो सारे ट्रांजैक्शन जो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आपको पता चलता है यार ये तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, या इन ट्रांजैक्शन का या इन इवेंट्स का, इन ट्रांजैक्शन का या इन इवेंट्स का हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इफेक्ट दिया ही नहीं। ऐसे सारे अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को या अनएडजस्टेड इवेंट्स को आप लोग प्यार से एडजस्टमेंट बोलते हो। आपको आपके ट्रायल बैलेंस को एडजस्ट करना होगा, उसी को हम लोग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, एडजस्टमेंट के बाद वाला। बट हम लोग ट्रायल बैलेंस बस एक ही बार बनाते हैं और उसके बाद डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। ध्यान से सुनना बेटा। जैसे देखो, मान लो, ये बेटा इधर ध्यान दे, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट, कुछ याद आया क्या? देखा था ना हमने, ये आपका पीएनएल और ये आपकी बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ये फाइनल अकाउंट में बेसिकली हम लोग ये दो अकाउंट और एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। अब जैसे मान लो आपने यहाँ पे इफेक्ट दे दिया, ये आपको समझाने के लिए परचेस था 100 का, आपको समझाने के लिए ये ऑक्ट्राय था, वेजेस था, सेल्स था, ठीक है, ऑक्ट्राय था 20, वेजेस था 30, सेल्स था 200, इधर सैलरी थी, सैलरी थी आपको समझाने के लिए 140, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस थे 10, उसके बाद यहाँ पे और कौन सा लिख लूँ, रेंट लिख लेता हूँ 110, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इंटरेस्ट, कमीशन 10, 20, बराबर है। और देखना जरा एडजस्टमेंट्स क्या रहती है, एक बार अच्छे से बता देता हूँ। ये आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ट्रायल बैलेंस, ये सारे डेबिट बैलेंसेस और ये क्रेडिट बैलेंसेस। यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज, ऑक्ट्राय, वेजेस, सेल्स, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन। जगह कम पड़ रही है क्या हम लोगों को, है ना? तो
ऐसा कर सकता हूँ क्या मैं? ठीक है, हाँ, हो गया ना कमीशन तक? कितना है बेटा? परचेस ऑक्ट्रा वेजेस 100, 20, 30, 100, 20, 30। डेबिट बैलेंस है ना, खर्चा है ना। सेल्स का कौन सा बैलेंस रहेगा? देखो इसलिए मैंने क्रेडिट कॉलम में लिखा। सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट खर्चा है यहाँ पे, कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट आपको समझाने के लिए 100 और कमीशन 200। ठीक है, अरे मैं चेक कर रहा हूँ आप लोगों का ध्यान है कि नहीं। बैलेंस शीट के असेट साइड में लिख लो, और आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, डेटर्स है, कैपिटल दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दी, बस खत्म। प्लांट एंड मशीनरी आपको दी है। करो बेटा डेबिट बैलेंस की टोटल करना जरा, कितनी आ रही? तो 200, 100, 300 और 200, 500, 100, 120, 30, 150, तो 300, 410। ठीक है ना? 100, 50, 50। हाँ चलो अब डेबिट की टोटल कर लो सारी। कितनी आई बेटा? 600 एंड 610। हाँ, क्रेडिट की कितनी आई? 500। पक्का? ठीक है, क्या आप चेक करो दोनों की टोटल सेम हो गई क्या? है ना? ये कहाँ पे दिया हुआ है बताओ? ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में। ध्यान से सुन, ये क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दे दिया है, और ट्रायल बैलेंस के बाद अब ये देखो मैं क्वेश्चन में ही एडजस्टमेंट्स दी है। मैं ब्लैक कलर के पेन से एडजस्टमेंट लिख रहा हूं, ये सब क्वेश्चन का ही पार्ट है। बचपन में ऐसा लिखा रहता, देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऐसा लिखा रहता था क्या? आपको ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस दे दिया। ये ट्रायल बैलेंस टैली के चेक कर लेना, पक्का ना? और अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको लिख करके दिया है, पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन क्लोजिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस में कहीं क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है क्या? नो। बचपन में पढ़ा था आपने, 11 12 का क्वेश्चन है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, कितना है बेटा क्लोजिंग स्टॉक? आपको समझाने के लिए 20, बरोबर है ना? क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 20। बचपन में ऐसा दिया रहता था, क्लोजिंग स्टॉक 20, कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू 18 है, आप क्या लेते थे? 18। क्यों कम लेते थे दोनों में? मान लो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 20, क्या है कॉस्ट? थोड़ा बचपन की बातों को गोली मारो, यहाँ जीरो से देखते। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 20, कॉस्ट है उसकी 20, एंड एनआरवी और मार्केट वैल्यू और मार्केट प्राइस ये दिया है, समझ लो आपको समझाने के लिए 18। तो हम लोग दोनों में क्या लेंगे? दोनों में जो लोअर है वो लेते हैं ना हम लोग। लोअर क्यों लेते हैं बेटा? प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस, असेट को बढ़ा चढ़ा के मत बताओ, पढ़ा था हमने बेसिक कॉन्सेप्ट। तो लोअर के पीछे का लॉजिक क्या है? प्रूडेंस। तो ध्यान से सुनना, तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। मान लो ये दिया ही नहीं है एनआरवी, तो हम लोग क्या लेंगे मजबूरी में? 20। समझ में आया क्या? उसके बाद एक और एडजस्टमेंट दिया है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 10। एक और एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एडवांस सैलरी 20।
एक और एडजस्टमेंट दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 20, ठीक है ना। उसके बाद एक और चीज बोलिए, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एट द रेट 10%। बस इतना दिया है, समझ लो। कुछ एडजस्टमेंट है, आरडीडी वगैरह की अभी बात नहीं कर, लिख लेता हूं तो आरडीडी भी लिख लेते। प्रोवाइड आरडीडी एट द रेट 5%, चलेगा ना। आरडीडी क्रिएट करना है 5% का। आरडीडी क्या होता है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज ही रिकॉग्नाइज करो। अगर फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाला है तो उसके लिए आज ही प्रोविजन क्रिएट करो। तो हमें अगर ऐसा लगता है कि कोई डेटर से शायद पैसे नहीं आएंगे तो उसके लिए प्रोविजन आज ही क्रिएट करना है। मुझे अगर लगता है कि कोई डेटर शायद पैसा नहीं देगा, या पास्ट ट्रेंड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हर साल 5% के जो डेटर्स होते हैं वो पैसा नहीं देते, बैड डेट हो जाता है, तो इस बार मैं पहले से ही तैयार हो जाता हूं। 5% की मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं? आरडीडी, है ना। तो फ्यूचर में अगर लॉस होने वाला है तो उस लॉस के लिए अभी से प्रोविजन क्रिएट करते हैं। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, एंटिसिपेट फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर इनकम और गेन, पढ़ा था हमने। कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म दोनों का सेम कहना है, इसलिए मैंने आरडीडी भी क्रिएट कर। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मतलब ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है। ये ऐसे ट्रांजैक्शन है जिनका अभी तक रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं। अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्या? अब रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो क्लोजिंग स्टॉक, सर आपको क्या समझा? इनका रिकॉर्डिंग हुआ नहीं, चेक कर लो। आपको ट्रायल बैलेंस में कहीं पे भी क्लोजिंग स्टॉक या आउटस्टैंडिंग एडवांस सैलरी, आउटस्टैंडिंग डिप्रिसिएशन कहीं दिख रहा है क्या? नो। और वैसे भी इन्होंने लिख करके दिया है एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब इसका इफेक्ट अभी भी देना बाकी है। ऐसा भी जो आपको ठीक लगे। अब क्लोजिंग स्टॉक का, अभी अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट जाते हैं? 2, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट। इसीलिए एडजस्टमेंट के आप कितने इफेक्ट देते हो? 2 इफेक्ट। चलो आ जाओ फटाफट से बताओ मुझे। अब ये मैं सारे आइटम पहले लिख लेता हूँ। सबसे पहला काम क्या बेटा, ध्यान से सुनना। परचेज, ऑक्ट्राय, वेजेस, वेजेस पे एडजस्टमेंट है क्या? यस। सैलरी पे एडजस्टमेंट है क्या? यस। इंटरेस्ट पे एडजस्टमेंट है क्या? यस। बाद में प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर पे है और डेटर्स पे। मैं सारे आइटम लिख लेता हूँ। जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट है ना, ये देखो, वेजेस पे, सैलरी पे, इंटरेस्ट पे, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, ठीक है। अब मैं लिख लेता हूँ ये सारे आइटम, फटाफट से जगह पे लिखना है। बर्तन वाली भाई बर्तन धो के चली गई, सारे बर्तन यहाँ रख दिए, बस उठा के जगह पे लिख रहा हूँ एकदम। अभी जो बच्चा पैदा हुआ है ना हॉस्पिटल में, वो भी सॉल्व करेगा क्या पूरा है? हाँ बोलो बेटा, परचेस कहाँ पे लिखा है? ये लिख दिया क्या? ऑक्ट्राय 20 लिख दिया यहाँ पे। वेजेस एडजस्टमेंट है क्या इस पे? 30 का इनर कॉलम में लिख दूं इसको, फिर ये लिख दिया इनर कॉलम में। उसके बाद सेल्स 200, क्या ये लिख दिया। उसके बाद में सैलरी 140, ये 140 इनर कॉलम में लिख दिया क्योंकि एडजस्टमेंट है इस पे। सैलरी के बाद इलेक्ट्रिसिटी रेंट 110, इलेक्ट्रिसिटी रेंट दिख रहा है इन सभी को। उसके बाद में इंटरेस्ट कमीशन, इनकम है ना ये, इंटरेस्ट इनर कॉलम में, और ये कमीशन। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर 150-50, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स 100-50-50। उसके बाद कैपिटल और क्रेडिटर्स, ऐसे ही करते थे बचपन में। कैपिटल कितना था, क्रेडिटर्स कितने हैं? अब ये सारे आइटम मैंने लिख दिए। अब उसके बाद में एक एक एडजस्टमेंट पढ़ लेता हूँ। पहली एडजस्टमेंट लिखी थी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली ये क्या है? इट इज एन एडजस्टमेंट आउट ऑफ, याद आया क्या? परचेस, लिखवा के दिया था। क्लोजिंग स्टॉक इज एन एडजस्टमेंट आउट ऑफ परचेस।
ये एडजस्टमेंट क्यों करते हैं, इसके पीछे की वजह रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। हमने इस पीरियड में जितना क्वांटिटी सेल किया, इसी से रिलेटेड परचेज यहाँ पे आएगा। मान लो मैंने क्वांटिटी परचेस किया था 10, सेल किया 7, तो 7 क्वांटिटी का ही परचेस यहाँ पे दिखना चाहिए, यहाँ तो 10 का दिख रहा है। चलो 3 कम करो, इसी 3 को आप लोग क्या बोलते हो, क्लोजिंग स्टॉक, बरोबर है ना। तो अब यहाँ पे एडजस्टमेंट आउट ऑफ परचेस मतलब परचेस से कम करना है। परचेस लिखा है ट्रेडिंग के डेबिट में, कम करना है, तो यहाँ पे भी लिख सकता हूं मैं, या डेबिट में माइनस करना, या उससे अच्छा अपोजिट साइड में लिख देना। समझ में आए क्या, तो अपोजिट में लिख दूं क्या, तो क्लोजिंग स्टॉक 20, ये अपोजिट साइड में लिख दिया, ये एक इफेक्ट दे दिया मैंने, बरोबर है क्या। अब क्लोजिंग स्टॉक, ये जो माल पड़ा है गोडाउन में, ये कब सेल होगा, शायद फ्यूचर में, यस और नो, मतलब इससे बेनिफिट कब मिलेगा, फ्यूचर में। और वो रिसोर्स जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है, उस रिसोर्स को आप लोग प्यार से एसेट बोलते हो, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक एसेट है। इसीलिए उसको कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये बात समझ में आई सभी को, क्लियर, लर्न नहीं करना कोई भी चीज। बच्चों फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिया रहता 20, तब बताओ इस क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट ऐसे ही देते क्या जैसे अभी दिया है। किसका बोलना है नहीं और किसका बोलना है हाँ, किसका बोलना है ना, ऐसे नहीं देते थे, किसका बोलना है हाँ, ऐसे देते थे। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में लिखा है तो क्या करते थे, ऐसे ही करते थे। क्लोजिंग स्टॉक मान लो एडजस्टमेंट में दिया ही नहीं है, ट्रायल बैलेंस में दिया है 20, तब क्या करते थे, क्यों, फिर ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक आता ही नहीं था क्या, ट्रायल बैलेंस का। एक बच्ची बोल रही सेम इफेक्ट। कभी भी ध्यान रखना, अकाउंटिंग की दुनिया में ये सेंटेंस बोलना ही गलत है कि एक ही इफेक्ट होता है। एक इफेक्ट किसी भी चीज का नहीं होता है। सर फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर में सैलरी लिखी है, इलेक्ट्रिसिटी, आपने तो सबको एक एक जगह ही दिखाया ना, वो एक इफेक्ट नहीं है, वो एक जगह डिस्क्लोजर है। ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम है उनकी अकाउंटिंग हो चुकी है, तो हमें बस फाइनल अकाउंट में उनका एक जगह क्या देना है, डिस्क्लोजर। इफेक्ट दो ही होते हैं हर बार, बरोबर है क्या। अब ध्यान से सुनना, ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया है, दैट मींस वो क्लोजिंग स्टॉक की अकाउंटिंग हो चुकी है। अकाउंटिंग हो चुकी है मतलब दैट मींस ट्रेडिंग अकाउंट के परचेस में से वो एडजस्ट हो चुका है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में फिर से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो एक जगह डिस्क्लोजर, बस सिर्फ बैलेंस शीट में, फिर यहां पे नहीं आएगा। सर ऐसा भी तो हो सकता था ना, ट्रायल बैलेंस में दिया मतलब यहां पे हो चुका है, सिर्फ यहां पे लो, बैलेंस शीट अकाउंट है क्या, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक आया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम कैसे पैदा होता है, अचानक प्रकट होता है कि पूरी जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग पूरा होने के बाद आता है, पूरा होने के बाद ना, मतलब ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम आ चुके हैं मतलब वो सारी अकाउंटिंग साइकिल से गुजर चुके हैं, मतलब उनकी अकाउंटिंग हो चुकी है। मतलब ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक है मतलब उसकी अकाउंटिंग हो चुकी है, अकाउंटिंग हो चुकी है मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के परचेस में उसका इफेक्ट भी हो गया, मतलब ट्रेडिंग में जो परचेस दिख रहा है वो आफ्टर क्लोजिंग स्टॉक है, इसलिए फिर से ट्रेडिंग में उसका इफेक्ट नहीं आएगा। एक जगह डिस्क्लोजर, जो कि क्लोजिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस है, असेट है, इसलिए कहां पे आएगा, सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट में। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है तो सिर्फ एक जगह डिस्क्लोजर। समझ में आया क्या, बट क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक कहां पे दिया है, एडजस्टमेंट में दिया है। इसका मतलब उसकी अकाउंटिंग होना बाकी है, मतलब परचेस से एडजस्ट होना बाकी है। तो अब परचेस से एडजस्ट किया और बैलेंस शीट के असेट में दिखाया, यस और नो, ये बात समझ में आई, पक्का। यहां पे जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं तो बहुत सिंपल है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस, गिवन इन एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में दिया मतलब दो इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट। ट्रायल बैलेंस में दिया है तो बैलेंस शीट एसेट, खत्म। इसलिए 2 मिनट का डिस्कशन।
सिंपल है, याद रहेगा सभी को। आगे अपने को आएगा बेटा, फाइनल अकाउंट बनाने पड़ेंगे। चलो आगे, अगली एडजस्टमेंट, ध्यान देना बेटा। यस, ये ऑनलाइन वाले बच्चे ये चार्ट लिख लेना, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, आगे प्लीज ध्यान दो, 1000% कॉन्सेंट्रेट करना बेटा। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस ही नहीं, कोई भी एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, मतलब 10 रुपी वेजेस आउटस्टैंडिंग है, इसका इफेक्ट हमने दिया ही नहीं, तभी तो एडजस्टमेंट में ना। आउटस्टैंडिंग वेजेस की अकाउंटिंग करते तो क्या करते बताओ तो, जर्नल एंट्री। आउटस्टैंडिंग वेजेस की जर्नल एंट्री क्या करते, वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस पेबल और आउटस्टैंडिंग वेजेस, बिल्कुल सही है। आउटस्टैंडिंग वेजेस की अगर जर्नल एंट्री करते थे तो क्या होती थी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस पेबल। वेजेस अकाउंट डेबिट यानी खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, कितने आउटस्टैंडिंग, ये देखो मैंने वेजेस बढ़ा दिए क्या, टू वेजेस पेबल। एंट्री होती तो ऐसी होती थी ना, वेजेस पेबल क्या लायबिलिटी है क्या, वेजेस आउटस्टैंडिंग, समझ में आया क्या, हो गए दो इफेक्ट। एंट्री नहीं किया हमने, फाइनल अकाउंट में दो इफेक्ट दे दिए। एक तो खर्चा बढ़ गया, कौन सा खर्चा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इसलिए ट्रेडिंग के डेबिट में लिख दिया, और दूसरा देना बाकी इसलिए मैंने लायबिलिटी में लिख दिया। इसके अलावा किसी के मन में और कुछ है तो मुझे बताओ, सिंपल है ना एकदम। एडवांस सैलरी, इसका भी इफेक्ट नहीं दिया। एडवांस सैलरी मतलब ये स्प्रेड की नहीं है, तभी तो एडवांस है। एडवांस का मतलब क्या होता है बताओ मुझे, एडवांस का मतलब क्या होता है बोलो, जो स्प्रेड का नहीं। फ्यूचर के पेमेंट हमने आज कर दिए, फ्यूचर के पेमेंट हमने आज किए, मतलब वो स्प्रेड का नहीं है। हमारी जो सैलरी है उसमें एडवांस सैलरी 20 है, मतलब ये स्प्रेड की नहीं है। स्प्रेड की नहीं है तो निकाल के फेंको उसको बाहर, निकालो। इसमें से एडवांस स्प्रेड का नहीं है इसलिए मैंने निकाला, आउटर कॉलम में बोलो कितना आया 120, बरोबर है क्या, एक इफेक्ट दे दिया। और मैंने एडवांस में पेमेंट किया, मतलब मैंने पेमेंट आज कर दिया लेकिन बेनिफिट कब मिलेगा, फ्यूचर में। हर वो चीज जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर मिलता है एसेट हो गया ना मेरे लिए, तो एडवांस सैलरी यहां पे लिख दूं क्या, कितना था बेटा 20, हो गया, समझ में आया क्या। अरे हम लोग अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है क्या है, नो, ठीक से देखो, इंटरेस्ट ये इनकम है, इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब इनकम आना बाकी, लेना बाकी, रिसीवेबल है वो, बोलो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, रिसीवेबल है तो एक असेट में लिख दूं क्या, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट रिसीवेबल, कितना है बेटा इंटरेस्ट रिसीवेबल बताओ मुझे, 20 आना बाकी है, रिसीवेबल असेट, बरोबर ना। अकाउंटिंग करते तो क्या करते बताओ, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट कमा लिया बट मिला नहीं, इंटरेस्ट कमा लिया बट मिला नहीं, यानी अक्रूड इंटरेस्ट है ये, कमा लिया, कमाई हो गई, इनकम हो गई, इनकम हो गई तो पीएनएल के क्रेडिट में, तो यहां पे लिख दूं क्या मैं, प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है 20, कमाई हो गई ना बट मिला नहीं। कुछ बात समझ में आए सभी को, पक्की बात। उसके बाद में डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन असेट को बढ़ाता है या कम करता है, कम, कितना है बेटा 10%, जो डेप्रिसिएशन असेट को कम कर रहा है, माइनस डेप्रिसिएशन 10%, माइनस डेप्रिसिएशन 10%, फर्नीचर का 50 का 10% 5, प्लांट एंड मशीनरी का 100 का 10% 10। अभी डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट खर्चा है नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो पीएनएल के डेबिट में। डेप्रिसिएशन कितना है बेटा 10 और 5, 15 है क्या, अलग अलग भी लिख सकते हैं, मैंने एक साथ लिख दिया यहाँ पे, हो गया क्या दो इफेक्ट। और सबसे लास्ट में प्रोवाइड फॉर आरडीडी 5%, डेटर्स के ऊपर आरडीडी क्रिएट करना है, हमें लगता है कि डेटर्स में 5% डूब जाएंगे, डेटर्स कितने हैं 50, 50 में से 5% निकालो, बोलो बेटा कितना आया 2.5, बचा कितना 47.5,
फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज ही प्रोवाइड किया, लॉस कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे आरडीडी कितना है बेटा 2.5, हो गया, 2 इफेक्ट दे दिए सारे इसमें, सिंपल है एकदम, पक्की बात। एक बच्ची ने बोला सर व्हाई डोंट डू द एडवांस सैलरी इफेक्ट एज एडवांस सैलरी एसेट एंड लेस फ्रॉम कैश। बेटा लेस फ्रॉम कैश क्यों करना है, दे दिया ना ऑलरेडी, कैश कम हो ही गई है, समझ में आया क्या, हमने दे दिया है, ऐसा बोला है क्या कैश कम करना बाकी है, अरे समझ में आ रहा है क्या, ऐसा बोला है क्या कैश में इफेक्ट देना बाकी है, कुछ बोला ही नहीं है, ऐसा बोला है ऊपर जो सैलरी, उस सैलरी में एडवांस सैलरी कितना है 20, ये जो सैलरी है टोटल, ये जो सैलरी है टोटल 140 का, इस 140 में 20 एडवांस है, इस 140 में 20 एडवांस है, मतलब ये 140 दे दिया होगा ना, हम लोग गलती से पूरा का पूरा 140 सैलरी में दिखा रहे थे, लेकिन बाद में पता चला उस 140 में 20 क्या है एडवांस है, हमने 140 कैश पे कर दिया, कैश कम हो गया है, तभी तो 140 का इफेक्ट हुआ है यहां पे, बट बाद में समझ में आया कि पेमेंट तो कर दिया ठीक है, 140 सैलरी में भी दिखा दिया ठीक है, बट उस 140 में 20 क्या है एडवांस, तो इसीलिए मैंने 20 यहां से कम किया, और वो असेट है इसलिए मैंने असेट में दिखा दिया। बेटा अगर तू बोलेगी 20 कैश से कम करो तो ये 140 कैसे आया, फिर समझ में आया क्या, हमने जो 140 सैलरी पे कर रखा है उस 140 में 20 क्या है एडवांस है, 140 पे कर दिया है, मतलब उस 140 में 20 एडवांस भी पे कर दिया है, फिर से माइनस करूं क्या कैश, समझ में आया क्या जो बच्चा लाइफ स्टाइल, यस गॉट इट थैंक यू, अच्छा हो गया लिख दिया तुमने, वरना मैं, हाँ बोल बेटा, किसका, फिजिक्स का आउटर कॉलम में नहीं लिखा है, ठीक है लिख लेंगे, ये लो चलो आ जाओ, दे दिया बेटा सबका इफेक्ट, बहुत सिंपल, डोंट वरी, ये ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस ये वार्म अप चल रहा है आपका, आ जाओ चलो फटाफट से क्लोज करो सारी एडजस्टमेंट के। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पुराना वाला ट्रायल बैलेंस टैली है क्या, यस ट्रायल बैलेंस टैली है, एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट दिए वो भी टैली है क्या, वो भी टैली है, तो टैली में टैली मिला है तो नई बैलेंस शीट भी टैली ही होगी, कॉमन सेंस, चलो देखो तो, हाँ 100 20 120 और 40 60 160, और इधर कितने हैं 220, 220 में से 160 गए, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो क्या आया ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट यहां लिख दूं क्या, हाँ चलो करो बेटा अभी 180 और ये 200 380, कितना है बेटा बैलेंसिंग फिगर, बोलो बोलो 122 पॉइंट, उठाओ अपने कैलसी को, प्रॉफिट आया क्या पक्का ना, नेट प्रॉफिट 122.5 222.5, करो टोटल, क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट ही क्या रे, नहीं ना, तो क्रेडिटर्स आउटर कॉलम में लिखो ना 10, इनर में क्यों लिख रहे हो, कितना है बेटा, ये 222.5 है, 242.5, इधर की भी टोटल आना ही चाहिए, आप क्या चेक कर रहे हो, 242.5 ही आएगी, अभी तो बताया ट्रायल बैलेंस टैली, सभी एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट टैली, टैली में टैली मिलाए तो नया बैलेंस शीट भी टैली, कुछ था इसमें, सिंपल है क्या एकदम, आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुन्ना प्लीज ध्यान देना अभी, देखो प्लीज ध्यान दो बेटा, आप सब लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अब बस बचा गया आपका फर्स्ट चैप्टर का सब्सिडायरी बुक्स, सब्सिडायरी बुक्स का एक दो एग्जाम्पल बताता हूं, फर्स्ट चैप्टर आपका बेसिक है पूरा, फर्स्ट चैप्टर बेसिक है,
ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट चैप्टर के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया, सैलरी पेड, इसकी एंट्री पास करो, ऐसा कभी नहीं होगा। फर्स्ट चैप्टर इज योर बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, आपके मॉड्यूल का पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो मैंने आपको एक मेरे ख्याल से परचेज बुक बना के बताया था, याद आ रहा है क्या? मैं एक काम करता हूं, सेल्स बुक बना करके बताता हूं। एग्जाम्पल बनाया था क्या हमने? नहीं बनाया परचेज बुक भी? क्या बात कर रहे हो, बनाया था। कल नहीं, उसके पहले नहीं बनाया था। एग्जाम्पल ऑफ सब्सिडायरी बुक्स, लो बेटा, लिखो, लिखो मेरे साथ साथ, एग्जाम्पल ऑफ सब्सिडायरी बुक्स। क्या आप बोल रहे हो बनाया नहीं बनाया? पर मैंने, मुझे ऐसा लगता बनाया है, नहीं बनाया। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम RRR लिमिटेड वर्थ ₹1000। इसमें क्या क्या था? ट्यूबलाइट था, 10 क्वांटिटी @100। बस उसके बाद प्रिपेयर परचेज बुक एंड सेल्स बुक। आपको परचेज बुक भी प्रिपेयर करना है और सेल्स बुक भी प्रिपेयर करना है। परचेज बुक भी प्रिपेयर करना है और सेल्स बुक भी प्रिपेयर करना है। लिख लिया सभी ने? भाई स्लो हो गए भाई तुम। हेलो हेलो।
लिख लिया क्या? डन। हो गया ना? आ जाओ। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान देना। आपको परचेज बुक और सेल्स बुक प्रिपेयर करना है। परचेज बुक में, अच्छा ये तो मैंने लिख करके दे दिया था ना, कौन से बुक में क्या क्या आता है। कैश बुक में क्या आता है? ऑल कैश बैंक ट्रांजैक्शन। सेल्स बुक में ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। परचेज बुक में ऑल क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। उसके बाद में परचेज रिटर्न बुक में गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर विच वर परचेज ऑन क्रेडिट। सेल्स बुक में गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर टू अस विच वर सोल्ड ऑन क्रेडिट। बिल रिसीवेबल में बिल रिसीवेबल के ट्रांजेक्शन, बिल पेबल बुक में बिल पेबल के। और जो ट्रांजेक्शन कोई भी सब्सिडारी बुक में नहीं आता है वो कहां पे आता है? जर्नल प्रॉपर यानी जर्नल एंट्री बुक। जैसे ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये सब जर्नल प्रॉपर में, जर्नल एंट्री बुक में है ना। और बाकी हमने देख लिया सब्सिडरी बुक में कौन कौन से आते हैं। तो अब मुझे यहां से परचेज बुक और सेल्स बुक बनाना है। सब्सिडरी बुक का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, कैश बुक अगर छोड़ दिया तो। कैश बुक का फॉर्मेट है कैसा? लेजर की तरह। बट यहाँ पे ध्यान देना, मेरे को कौन सी बुक बनाना है बेटा? यहाँ पे परचेज बुक और सेल बुक। मैं आंसर लिख रहा हूँ, परचेज बुक, जिसका भी बुक है आगे लिख देने का, परचेज बुक ऑफ मिस्टर दिस 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 फॉर द परेड। जो भी परेड होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहाँ डेट, यहाँ पर्टिकुलर्स और यहाँ अमाउंट, खत्म। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। चलो आगे। चलो देखो बेटा, पहली तारीख का ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज फ्रॉम आरआरआर ऑफ ₹1000। ट्यूबलाइट था 10 क्वांटिटी 100 का एक। बस यहां पे मैं क्या लिखूंगा? आर 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 लिमिटेड। नीचे लिख दूंगा ट्यूबलाइट 10@100। देखो कितना बच्चों वाला काम है, बरोबर है क्या? हो गया सर, कॉपी पेस्ट ही कर दिया आपने तो। हाँ, इसकी एंट्री नहीं होगी सर। क्यों? अरे सब्सिडारी बुक में लिख दिया ना, बताए तो था। या तो जर्नल एंट्री बुक में आएगा या तो सब्सिडारी बुक में। अब बताओ इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब हुआ कि परचेज अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट। और आरआरआर अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट। समझ में आया क्या? जब भी आप परचेज बुक में किसी पार्टी का नाम लिखते हो, इसका यह मतलब है कि वो पार्टी का अकाउंट क्रेडिट हुआ और परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, बरोबर है। अगर मैं नॉर्मल जर्नल एंट्री करता, देखो देख बेटा इधर ध्यान दे, परचेज गुड्स फ्रॉम आरआरआर, मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो जर्नल एंट्री बुक में लिखो या तो सब्सिडारी बुक। दोनों जगह नहीं। जर्नल एंट्री बुक में लिखता तो ऐसा एंट्री करता, याद आया क्या? परचेज टू आरआरआर। सब्सिडारी बुक बनाया परचेज बुक, तो यहां पे बस इतना लिखना है, आरआरआर 1000। ऑटोमेटिक परचेज डेबिट हो गया, आरआरआर क्रेडिट हो गया। दोनों में से कोई तो एक तरीका। अब यहां पे सब्सिडारी बुक में लिख दिया तो जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को अभी स्पेसिफिकली क्या बोला है? परचेज बुक बनाना है, तो ये बनाने का काम नहीं। ये अगर बनाया तो ये बनाने का काम नहीं। समझ में आया क्या? सिंपल है। तो मैंने परचेज बुक बनाया। चलो ये हो गया क्या? लिख दिया बेटा मैंने, देखो नीचे लिख दिया, खत्म। उसके बाद बोलो सेकेंड ट्रांजेक्शन कहां लिखूंगा मैं? परचेज बुक में आएगा क्या है? नो, क्योंकि वो कैश ट्रांजेक्शन है। थर्ड, परचेज बुक में आएगा क्या? नो, ये तो सेल्स बुक में आएगा। लिखो 8-10 लाइन की जगह छोड़ के, सेल्स बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। क्या बेटा? गुड्स सोल्ड टू के 1200,
के क्या क्या सेल किया बेटा उसको? ट्यूबलाइट और केबल्स। ट्यूबलाइट कितना है बेटा? 5 क्वांटिटी एट द रेट 200 और केबल कितना है? 2 मीटर एट द रेट 100। टोटल कितना हो गया? बोलो ना बेटा। हाँ बोलो बोलो। 1000 और ये 200, आउटर कॉलम में 1200। खत्म। तो ये तो आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो क्वेश्चन से। हाँ वही तो है, इरिटेट हो जाता है इंसान लिख लिख के। तो इसमें दिमाग लगाने वाला काम है क्या? हमें 2 चीज बनाने के लिए बोला था, परचेज बुक और सेल्स बुक। सेल्स बुक में, अच्छा सेल्स बुक में किसी पार्टी का नाम लिखने का मतलब क्या है? पार्टी अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट। और सेल्स अकाउंट क्या हुआ है? सिंपल है। सारे क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स यहां पे आ जाएंगे। अगर यहां पे बोला रहता मशीनरी सोल्ड, फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो यहां पे आता क्या? नो, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ही आएगा। नोट लिख देने का ऐसा, मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट यहां नहीं आएगा, कैश सेल यहां नहीं आएगा, कैश सेल्स नॉट कवर्ड अंडर सेल्स बुक, और क्रेडिट बेसिस पे मशीनरी सोल्ड किया, नॉट कवर्ड अंडर सेल्स बुक। कहां पे आता है बेटा क्रेडिट सेल ऑफ मशीनरी? जर्नल एंट्री बुक, जर्नल प्रॉपर। लास्ट लेक्चर में थे ना रे आप लोग। उसके बाद गुड्स सोल्ड टू एमके 700 आएगा क्या? यस, एमके 700 खत्म। उसके बाद गुड्स सोल्ड फॉर कैश आएगा क्या? नो, कैश बुक में आएगा। गुड्स परचेज फ्रॉम डीके 700 आएगा, परचेज बुक में आएगा। कौन से नंबर का था? 6। खत्म। टोटल करो, 1700 1900। लिख दिया बेटा, टोटल कर दिया सभी ने? हो गया। परचेज बुक, सेल्स बुक, कुछ था इसमें? मेरे ख्याल से 11 स्टैंडर्ड का है, अगर किसी कॉमर्स होगा, नहीं होगा तो अब भी देख लिए। सिंपल है एकदम। कुछ था इसमें? दिमाग लगाने का काम है क्या? ये था आपका फर्स्ट टॉपिक। वैसे आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में फर्स्ट टॉपिक में हमने जो पढ़ा उससे 20% ही है, हमने जो पढ़ा उससे 20% ही है। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में हमने उससे 5 गुना देखा है। फर्स्ट टॉपिक में आपको एक बार आप चाहो तो घर जा करके भी चेक कर लेना। फर्स्ट टॉपिक हमने बहुत डिटेल में देखा है। हमने फर्स्ट टॉपिक में पूरे सब्जेक्ट की जर्नल एंट्रीज कवर कर ली है। हमने हमारे फर्स्ट टॉपिक में सारी जर्नल एंट्रीज कवर की। फर्स्ट टॉपिक में इन्होंने शेयर्स की, डिबेंचर्स की, बोनस बायबैक की एंट्रीज नहीं ली है, बट हमने कवर किया है। इशू फॉर फीचर की भी एंट्री हमने फर्स्ट टॉपिक में कवर किया है। अगर किसी बच्चे का फर्स्ट सेकेंड डे है तो आपने सास भी बाद में लेना है और इसके पहले के लेक्चर देखने हैं। समझ में आया? अगर पहले के लेक्चर नहीं देखोगे तो यहां से आगे अकाउंट 0% समझ में आएगा। बरोबर है? पहले के लेक्चर देखना बहुत 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 जरूरी है। ध्यान से सुनना बेटा। ये आपने सब्सिडायरी बुक देखा। अच्छा बाय द वे कि नहीं, ये सब्सिडायरी बुक के वैसे आगे की एक चीज बता देता हूँ। ये टोटल आ गया 1700, इसका मतलब क्या है हिंदी में ये बताओ। ये लिख तो दिया आपने, बचपन में भी लिखते थे, क्या मतलब है इसका 1700 का? इसका ये मतलब है ये जिस मंथ के लिए बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल अप्रैल मंथ के लिए बन रहा है, अप्रैल 24, इसका मतलब अप्रैल 24 का क्रेडिट परचेज है 1700। ये जिस मंथ के लिए बन रहा है उस मंथ का क्रेडिट सेल है 1900। इसकी पोस्टिंग होती है क्या सर? हाँ। तुम बताओ, परचेज बुक का टोटल का कहां पे होगा पोस्टिंग? परचेज अकाउंट में। करके बताओ क्या? देख लो ना एक बार, आप भी कर लो आगे, है ना? आगे कर लो। ये देखो, परचेज अकाउंट में जाएगा टोटल, परचेज अकाउंट, बरोबर। सेल्स बुक का टोटल कहां जाएगा? सेल्स अकाउंट में। और कौन कौन से अकाउंट है? आरआरआर, डीके, आरआरआर, डीके, केके और एमके, और एमके।
परचेस अकाउंट के टोटल का मतलब है उस मंथ का क्रेडिट परचेस है टोटल 1700। बोलो बेटा, ये परचेस बुक का टोटल आया 1700, मतलब टोटल क्रेडिट परचेस 1700 है। यानी परचेस बढ़ा ना 1700 से, बढ़ा तो डेबिट में लिख दूं क्या? परचेस अकाउंट के डेबिट में टू परचेस बुक 1700। नॉर्मल केस में क्या होता, मैंने आरआरआर से परचेस किया तो मैं ऐसा लिखता ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू आरआरआर, और बाद में पोस्टिंग करता परचेज के डेबिट में टू आरआरआर और आरआरआर के क्रेडिट में बाय परचेस। अब यहां परचेस के डेबिट में टू आरआरआर नहीं लिखना है, हम लोग ये कहां से ले रहे हैं पूरा टोटल, आरआरआर से या परचेस बुक से? तो यहां पे आएगा परचेस बुक, ये लिख दिया मैंने। इस परचेस बुक में आरआरआर का भी आ गया क्या, है ना? अब ये यहाँ पे परचेस बुक में आरआरआर और डीके दिख रहा है, इनसे परचेस किया है, बाय परचेस बुक, बाय परचेस बुक कितना है 1700, 1000 और 700 टोटल करो 1700, 1700 क्रेडिट और 1700 टैली। सेल्स बुक का टोटल कितना आया 1900, सेल बढ़ा, सेल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, बट ये कहां से आया, सेल्स बुक से। पार्टी के अकाउंट में लिख दो, पार्टी अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट, पार्टी अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट, 1200, 1700 टू सेल्स बुक, टू सेल्स बुक, पार्टी अकाउंट डेबिट हुआ है ना, चेक करो डेबिट कितना हुआ 1900, क्रेडिट कितना हुआ, हो गया क्या, समझ में आई क्या कुछ बात, यस और नो? ये था बेटा आपका फर्स्ट टॉपिक, इजी एकदम, कुछ दमखम नहीं है फर्स्ट टॉपिक में। फर्स्ट टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिक जर्नल एंट्री का क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या बात कर रहे हो सर, आपका क्या ब्रेक है अभी? सर इन बच्चों को ब्रेक का देने का है, मैंने बच्चों को बोला, कल मेरे को विपुल सर बता रहे थे कि बच्चों को ब्रेक चाहिए। सुनो ना, तुम लोगों को ब्रेक चाहिए ना, कल से अपन 10-12 मिनट का ब्रेक रखते हैं और सुबह 9:15 बजे स्टार्ट करेंगे। पूछ नहीं रहा हूं, 9:15 को स्टार्ट करते, 10-15 मिनट का ब्रेक रखते बीच में। सर फेयर है ना? आप कितने बजे स्टार्ट करते हो? हाँ आपका 9 बजे रहता है ना, सर का 9 बजे रहता है। 9 से 11:30 कितना होता है, 2.5 घंटे में आप ब्रेक कितना देते हो सर, 10 मिनट का, तो अपना भी इतना ही रहेगा 9:15 से 11:15, 2.5 घंटा, और 2.5 घंटे में 15 मिनट का ब्रेक। मैं क्या बोल रहा हूं, पूछ नहीं रहा हूं, 9:15 बजे आ जाओ और ब्रेक रहेगा कल से। कल से अपना लेक्चर 9:15 को रहेगा और ब्रेक में बीच में दूंगा 12-13 मिनट का, ठीक है? हाँ क्या नहीं करो, फाइन 20 की जगह 10 कर देता हूं, फाइन 50% कर दिया ना, फाइन 10 रुपए कर रहा हूं, अरे आधा कर दिया फाइन, हाँ फाइन 9:30 नहीं रखता हूं, पागल हूं क्या मैं? हाँ ना, 9:15 का लेक्चर और फाइन 9:30 से, कैसे बच्चे, सब बच्चे 9:30 बजे आएंगे। क्या बोले, किसको ब्रेक चाहिए बीच में, बीच में बोर हो जाता, ब्रेक चाहिए ना यार, हाँ ब्रेक चाहिए, ब्रेक चाहिए, ब्रेक चाहिए। क्या जा रहे हो, रुको न सर, इनको ब्रेक देंगे ना अपन कल से, हाँ कल से, हाँ कल से अपना दोनों का ब्रेक का टाइम सेम रखते, हाँ सेम 10:15 नहीं 10:30 रखो ना, हाँ 10:30। तो कल से 9:15 बजे आपका लेक्चर रहेगा। अरे ठीक है यार, तुम वैसे भी 9:20 को आते, हाँ 9:15 को लेक्चर रहेगा, बीच में 15 मिनट का ब्रेक रहेगा। चलेगा ना?
कोई बच्चा ऐसा है क्या जिसको, अच्छा 100% बच्चे एग्री करते हैं कि ब्रेक चाहिए क्या सभी को? ब्रेक किसी को नहीं चाहिए? ब्रेक चाहिए कि नहीं चाहिए? ब्रेक नहीं चाहिए? ठीक है, ब्रेक नहीं चाहिए तो जो अपना चल रहा है वो चलने दो। हाँ, नहीं, आ जाओ, चलो अभी ध्यान देना बेटा अच्छे से। सुनो सुनो, ये था आपका सिंपल सा फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक के अंदर में कोई खास बात नहीं है, एक बार देखना जरा। आ जाओ आ जाओ, देखो ध्यान दो बेटा। हाँ यार, ऐसे दो दो बातें मत करो यार। अभी तो ब्रेक कैंसिल हो गया, अब सबने बोला ब्रेक। आज नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मेरी बात समझो। ब्रेक ले लो बीच में 10-12 मिनट का। सब लोग मां कसम ब्रेक नहीं चाहिए किसी को भी, पक्का ना? हाँ, आप कोई पलटना मत, फिर बाद में फिर पीछे बातें मत करो कि यार वो हरीश सर ब्रेक नहीं देते। अभी मुंह पे बोलने का, अरे क्या नाम है तेरा? हाँ, बुआ जी, बुआ करती है ऐसी पीछे से बातें, वो है ना बुआ जी। बुआ जी टाइप नहीं करना किसी ने, एकदम मर्द बनो, सामने से बात करो। मर्द है तू, सामने बोलना एकदम कि सर ब्रेक दो, तो मैं दूंगा ना। मैं मना कहां कर रहा हूं ब्रेक के लिए? नहीं, ऑब्वियसली मैं क्या पागल हूं? टाइम बढ़ा दो मतलब तुम 1 घंटे का ब्रेक मांगो और बोलो 30 अप्रैल को सिलेबस भी खत्म करना है, एग्जामिशन भी चाहिए, कंटेंट भी पूरा चाहिए, नाच गाना भी चाहिए, और हमको समय भी कम चाहिए, मजा भी पूरा आना चाहिए। फिर तुम आइसक्रीम बेचो, पानीपुरी बेचो, मजा रोज आएगा उसमें। नहीं नहीं नहीं, 11, अरे बाबा विपुल सर का जो टाइमिंग है 2.5 घंटे का लेक्चर, 15 मिनट का ब्रेक, 2.5 घंटे में ब्रेक इंक्लूडेड है, अलग नहीं है। ऑब्वियसली वो 11:30 तक लेते, लेकिन शुरू 9 बजे करते ना। अभी तो बोला विपुल सर ने 9 बजे, 9 बजे शुरू करते हैं, 9 से 11:30। अच्छा जाने दो भैया, नहीं देने का ब्रेक। तुमको ब्रेक नहीं चाहिए ना? सबने बोल दिया ब्रेक नहीं चाहिए, पक्का? कोई पलटेगा तो नहीं बाद में? हाँ, अच्छा देखो, हाँ? पहले बता देता हूं, जो रिकॉर्डेड वाले बच्चे हैं, ये नोट्स बस फाइनल ब्रशअप कर रहा हूं। आजकल में नोट्स प्रिंटिंग के लिए चली जाएगी, उसके बाद नोट्स आप लोगों को मिल जाएगी। प्लीज कहीं पे भी मैसेज करने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों को जो टॉपिक अभी आज हम लोग, वे फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया, मैं सेकेंड टॉपिक आज स्टार्ट कर रहा हूं, शेयर कैपिटल। फर्स्ट टॉपिक पहले एक बार इसमें से बता देता हूं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हमने देखा ना बेटा? तो जो आपको रिकॉर्डेड वाला बच्चा, किसी को मैसेज नहीं करना बेटा। सॉफ्ट कॉपी में तो आपको आज ही सबको नोट्स मिल जाएगी, बरोबर है क्या? इसका अकाउंटिंग वाला पार्ट, एफएम वाला पार्ट 2 दिन के अंदर में मिल जाएगा, बरोबर है क्या? 2 पार्ट है ना आपको, 60 और 40। प्रिंटिंग के लिए आजकल में चले जाएगा पूरा, दोनों पार्ट एक साथ। तो आप लोगों को नोट्स मिल जाएगी, किसी को मैसेज करने की जरूरत नहीं है, बरोबर है? अभी ध्यान से सुनना, जो फर्स्ट टॉपिक है अपना, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्लीज ध्यान दो बेटा। ये हमने क्या क्या चीजें देख ली, एक बार चेक कर लेना बस फटाफट से। हम लोग ये टॉपिक चेक कर लेते, हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। क्या हमने अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ा है? लिखवा के दिया है ये सब?
आसान भाषा में क्या है, हिसाब किताब रख। और अगर नहीं लिखा होगा तो जितनी चीजें मैंने बताई वो सब यहां पे प्रिंटेड फॉर्म में भी। लेमन्स लैंग्वेज में इसका मीनिंग क्या है, बस फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। टेक्निकल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री, क्लासिफाइंग लेजर पोस्टिंग, समराइजिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस, कैसे वो भी इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब होता है इन अ यूजफुल मैनर। समझ में आ रहा है क्या, मैं आपके सामने आके बड़बड़ कर रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो वो सिग्निफिकेंट मैनर नहीं हुआ, है ना। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, क्वांटिटी में बात नहीं कर रहा हूं मैं, मनी टर्म्स में बात कर रहा हूं, बराबर है। क्वालिटी में भी बात नहीं कर रहा हूं, मॉनिटरी टर्म्स में बात कर रहा हूं। इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, यहां पे ट्रांजैक्शन और इवेंट्स दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इवेंट्स मतलब क्या, बेसिकली ध्यान से सुनना, ट्रांजैक्शन का मतलब सबको मालूम है, मनी और मनी इज वर्थ में ऑन इधर साइड एक्सचेंज हो रहा है तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, ट्रांजैक्शन। इवेंट का मतलब क्या होता है, लिख लेना, इवेंट मतलब आर द फाइनल आउटपुट और रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस। इवेंट बेसिकली क्या है बेटा, रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के रिजल्ट को, फाइनल आउटपुट को इवेंट कहते हैं। ट्रांजैक्शन इज लाइक योर पढ़ाई, इवेंट इज योर रिजल्ट, पास फेल जो भी रहेगा। डन। देखो एग्जांपल देता हूं इसका बच्चों, ये है ट्रांजैक्शन 1, गुड्स परचेज्ड 10 क्वांटिटी एट द रेट 20, 200 रुपये का। क्या ये ट्रांजैक्शन है क्या, क्या ये ट्रांजैक्शन है क्या, यस। ये ट्रांजैक्शन है क्या, यस। ट्रांजैक्शन नंबर 2, गुड्स सोल्ड 7 क्वांटिटी एट द रेट 30 पर यूनिट। क्या ये भी ट्रांजैक्शन है क्या, यस। सेल है ना, पहले ट्रांजैक्शन परचेस का है, दूसरा सेल का है। ये दोनों ट्रांजैक्शन का जो आउटपुट है, 10 क्वांटिटी खरीदा, 7 बेचा, बोलो कितना बचा, 3 बैलेंस। इसी को आप लोग क्या बोलते हो, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज एन इवेंट। समझ में आया क्या, अरे सर नो, ट्रांजैक्शन का फाइनल आउटपुट हम लोग उसे क्या बोलते हैं, इवेंट। तो क्वांटिटी खरीदा 10 ट्रांजैक्शन, क्वांटिटी बेचा 7 ट्रांजैक्शन, दोनों का फाइनल आउटपुट 10 खरीदा 7 बेचा, आउटपुट क्या है, 3 बचा है, वो क्या है, इवेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट, क्लोजिंग स्टॉक। और एक आउटपुट है इसका, हमने 7 क्वांटिटी सेल किया है, 30 में सेल किया है ना, खरीदा था 20 में, बेचा 30 में, पर क्वांटिटी फायदा कितने का हुआ, 10 का। कितनी क्वांटिटी सेल किया, 7, कितने का फायदा हुआ, प्रॉफिट 70। ये भी क्या है, इवेंट। अरे इनकम हुआ 500 का, खर्चा हुआ 400 का, आपको समझाने के लिए। इनकम ट्रांजैक्शन, एक्सपेंस ट्रांजैक्शन, दोनों का फाइनल रिजल्ट प्रॉफिट और लॉस इवेंट। तो ये भी क्या हुआ, इवेंट। समझ में आया क्या, तो क्लोजिंग स्टॉक ये इवेंट है, प्रॉफिट लॉस ये इवेंट है। इवेंट ये फाइनल रिजल्ट है किसका, ट्रांजैक्शंस का। कुछ बात समझ में आई, इनकम के ट्रांजैक्शन हुए, एक्सपेंस के ट्रांजैक्शन हुए, रिजल्ट प्रॉफिट लॉस इवेंट। माल खरीदा, माल बेचा, बचा हुआ माल इवेंट। समझ में आया क्या, फाइनल रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। क्लियर। तो इसीलिए यहां पे इवेंट शब्द का इस्तेमाल किया है। इवेंट को भी रिकॉर्ड करना पड़ता है ना हमें, क्लोजिंग स्टॉक आता है कि नहीं, सिर्फ ट्रांजैक्शन लिखते तो डेफिनेशन अधूरा हो जाता ना। तो देखो, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स which are in part at least of financial character. Financial character means
we can measure in terms of money. And interpreting the results thereof. Interpreting results ये कहाँ पे आता है? ये अकाउंटिंग का पार्ट है. रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग किसका पार्ट है? बुक कीपिंग का पार्ट है. बुक कीपिंग और अकाउंटिंग ये दोनों भी कहाँ पे आ जाता है? अकाउंटिंग में. सो एक टेक्निकल डेफिनेशन है. So accounting is an art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in at least कैसा होना चाहिए उनका कैरेक्टर? फिनेंशियल कैरेक्टर. और आखिरी में उनका रिजल्ट इंटरप्रेट भी करना है. एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ. ये उसका डेफिनेशन है. AICPA ने डेफिनेशन दिया है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. जैसे इंडिया में ICAI है, वैसे अमेरिका में AICPA है. जैसे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वैसे अमेरिका में CPA है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. यस और नो? तो उन्होंने डेफिनेशन दिया है. फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. क्या क्या काम है अकाउंटिंग के बताओ तो? मेजरमेंट, फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, कंपैरिजन इवैल्यूएशन, कंट्रोल, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन. गवर्नमेंट रेगुलेशन कंप्लाई करना पड़ता है अकाउंटिंग करते वक्त. टैक्स कैलकुलेट करते वक्त हम लोगों को अकाउंटिंग की मदद होती है. सब अकाउंटिंग के फंक्शंस है. मेजरमेंट ये फंक्शन कैसा है बताओ तो जरा. ट्रांजैक्शन का बिजनेस पे क्या इंपैक्ट हुआ ये मेजर करते हैं अकाउंटिंग की मदद से. सर एक मेजर करके बताओ. देखो भी बताता हूं, ध्यान से सुनना. मैंने गुड सेल किया 500 रुपए में, इसका इंपैक्ट क्या हुआ बिजनेस पे? कैश बढ़ गया. कितने रुपए से? 500 से. और देखो हमने अकाउंटिंग में लिखा कैश अकाउंट डेबिट, मींस कैश बढ़ा. इंपैक्ट मैंने मेजर किया और लिख दिया. सेल बढ़ गया 500 से, इनकम बढ़ गया. यस और नो? तो कोई भी ट्रांजैक्शन का बिजनेस पे क्या इंपैक्ट हुआ हम लोग किसकी मदद से मेजर करते हैं? अकाउंटिंग की मदद से. उसके बाद फोरकास्टिंग, अंदाज लगाते हैं. बरोबर है क्या? अकाउंटिंग की मदद से अंदाज लगाते हैं. मैं पिछले 10 साल से अकाउंटिंग कर रहा हूं, देख रहा हूं हर साल डेटर में से 2 से 3% डेटर पैसा नहीं देते, बैड डेट हो जाता है. तो पिछले 10 साल के अकाउंटिंग को मद्देनजर रखते हुए इस बार भी मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं, फोरकास्ट कर सकता हूं, शायद इस बार भी 2-3% शायद नहीं देंगे. तो अकाउंटिंग की मदद से मैं फोरकास्टिंग कर सकता हूं क्या? अरे आप लोग भी तो फोरकास्ट कर सकते हो ना. एक बच्चे को 5th स्टैंडर्ड में 70% है, 6th स्टैंडर्ड में 65 है, 7th स्टैंडर्ड में 59%, 8th स्टैंडर्ड में 55, 9th में 53, 10th में बोलो कितने आएंगे? 80 के आसपास आएंगे, 50 के आसपास. आपने कैसे फोरकास्ट किया? भूतकाल को मद्देनजर रखते हुए फ्यूचर प्रेडिक्ट किया. यस और नो? तो बस वैसे ही अकाउंटिंग की मदद से फोरकास्टिंग भी पॉसिबल है. अच्छा, फोरकास्टिंग करने के बाद हम लोग उसी डेटा को यूज करके क्या लेते हैं? डिसीजन. उसके बाद कंपैरिजन इवैल्यूएशन पॉसिबल है क्या? यस. पिछले साल मेरा P&L अकाउंट में एडवर्टीजमेंट का खर्चा था 10 लाख. इस बार के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडवर्टीजमेंट का खर्चा आया 2 करोड़. अकाउंटेंट को बुलाया, इधर बता ये कंपैरिजन करके देखा, लास्ट ईयर एडवर्टीजमेंट 10 लाख था, इस बार 2 करोड़ है. ये ऐसे कैसे हो गया? कुछ तो यहाँ गड़बड़ है. कंपैरिजन किया ना अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग की वजह से कंपैरिजन पॉसिबल था. फिर मैंने एक्सप्लेनेशन डिमांड किया, मतलब मुझे शाम तक इसका वजह बता. तो उसने फिर वजह बताई, सर पिछली बार राखी सावंत को लिया था, इस बार कटरीना कैफ को लिया, तो इस वजह से खर्चा बढ़ गया. ओके, जस्टिफाइड. समझ में आ रही है बात सभी को? तो कंपैरिजन करते तो मुझे फ्रॉड या एरर का पता चलता है, या मुझे अगर कोई ट्रांजैक्शन अनयूजुअल नेचर का दिखा तो मुझे उसका रीजन पता चल जाएगा. यस और नो? उसके बाद कंट्रोल. अगर कहीं ज्यादा खर्चे हो रहे हैं तो हम लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं, बट ज्यादा हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग से. तो ये सब अकाउंटिंग के क्या है? फंक्शंस है. समझ में आई क्या बात? गवर्नमेंट रेगुलेशन कंपलसरी करता है कि अकाउंटिंग करना ही है डबल एंट्री सिस्टम से. टैक्सेशन, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत है, क्योंकि अकाउंटिंग से प्रॉफिट पता चलता है और उस प्रॉफिट पे क्या कैलकुलेट करते हैं? टैक्स. तो ये सब क्या है? फंक्शंस. नीड हमने ऑलरेडी देखा है. फॉर सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, टू नो द प्रॉफिट और लॉस, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, टू नो द अमाउंट रिसीवेबल, टू नो द अमाउंट पेएबल, फॉर डिसीजन मेकिंग. ये सब क्या है बेटा? नीड है. अदर रीजंस है अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ये भी हमने देखे हुए. बुक कीपिंग का मतलब हमने देखा है क्या? बुक कीपिंग की एक कार्टर भाई ने डेफिनेशन दिया था, बुक कीपिंग इज द साइंस एज वेल एज आर्ट. साइंस और आर्ट दोनों भी क्यों बोला है बताओ तो जरा. साइंस का मतलब क्या होता है? फाइनल रिजल्ट. अदिति, साइंस क्या होता है बताओ? साइंस मतलब किसी भी चीज के पीछे का कार्य, कारण और भाव समझना.
जैसे कोई चीज अगर मैंने यहां से इसको ऐसे छोड़ दिया, ये नीचे क्यों गया, इसके पीछे की वजह ग्रेविटी। और साइंस से एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं, यस और नो। अकाउंटिंग से भी हमें एक्यूरेट रिजल्ट समझ में आता है। और समझ कुछ बात समझ, इनकम 500, एक्सपेंस 300, एक्यूरेट रिजल्ट आया आपका प्रॉफिट 200, कुछ बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इसको साइंस बोला गया है। समझ में आ रही है क्या बात। आर्ट क्यों बोला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रेजेंटेशन एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, वो क्या है, आर्ट है। तो बुक कीपिंग इज साइंस एज वेल एज आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज ट्रांजेक्शंस दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। देखो बुक कीपिंग में क्या आता है, एंट्री मारना, क्लरिकल वर्क, समझ में आ रहा है, रेगुलर वर्क, रोज उठ रहे चंदा वही धंधा, बस एंट्री मारो, कहां पे आता है, बुक कीपिंग में। बुक कीपिंग इज मैकेनिकल टास्क विच इन्वॉल्व्स बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, आइडेंटिफाई करो इवेंट ट्रांजेक्शन को, मेजर करो उसका इम्पैक्ट, फिर रिकॉर्ड करो, क्लासिफाई करो यानी लेजर पोस्टिंग करो, एंड ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट बना लो, ट्रायल बैलेंस बना लो। उसके बाद का अकाउंटिंग करना, फाइनल अकाउंट बनाना, इंटरप्रीट करना रिजल्ट को, एनालिसिस करना, बरोबर है, कम्युनिकेट करना, ये सब किसका पार्ट है, अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिस्टिंग्विश बिटवीन है, हमने देखा था क्या, ये क्लरिकल है, इसमें रिकॉर्डिंग आता है, इसमें समराइजिंग आता है, ये रूटीन नेचर का वर्क है, इसके लिए क्लरिकल नेचर का भी कोई इंसान रहा तो भी कर लेगा, इसके लिए हायर लेवल ऑफ नॉलेज की जरूरत है। बुक कीपिंग ये बेस है, अकाउंटिंग ये लैंग्वेज है। उसके बाद टू फॉलो द बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं रिकॉर्डिंग करते वक्त, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड और प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। सर ये नहीं समझा, ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग में क्या आता है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना, ध्यान से सुनो। फाइनल अकाउंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग 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 होता है। सर कैसे, सोल प्रोप्राइटर में ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनती है, पार्टनरशिप फर्म में P&L अप्रोप्रिएशन, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनता है। कंपनी के केस में P&L अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू द अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है। बैंकिंग कंपनी में शेड्यूल्स बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में और अलग है। तो फाइनल अकाउंट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का प्रिपेयर करने का मेथड और प्रोसीजर अलग अलग है, बट बुक कीपिंग ब्रह्मांड में हर जगह सेम है, चाहे एनपीओ हो, पार्टनरशिप हो, चाहे सोल प्रोप्राइटरी हो, चाहे कंपनी हो, सबका बुक कीपिंग का प्रोसीजर सेम है। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन हर जगह फॉलो होगा, लेकिन अकाउंटिंग के केस में मेथड एंड प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग में वेरी फ्रॉम फर्म टू फर्म। फर्म टू फर्म यानी सोल प्रोप्राइटरी का अलग, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का अलग, बैंकिंग कंपनी का अलग, अदर कंपनी का अलग, पार्टनरशिप फर्म का अलग, एनपीओ का अलग। कुछ बात समझ में आ रही क्या। सबके फाइनल अकाउंट सेम नहीं है। अगर सबके फाइनल अकाउंट सेम रहते तो 11th में एक ही बार फाइनल अकाउंट आ जाता था, वही हमेशा चलता था। बट 11th में भी फाइनल अकाउंट पढ़ा सोल प्रोप्राइटरी का, 12th में फाइनल अकाउंट पढ़ा पार्टनरशिप का, अभी आप फाइनल अकाउंट पढ़ोगे कंपनी का। सबका मेथड और प्रोसीजर अलग है। सो अकाउंटिंग के केस में मेथड प्रोसीजर में वेरी, समझ में आ रहा है, लेकिन बुक कीपिंग की मेथड प्रोसीजर वेरी नहीं होगी। बुक कीपिंग का डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट हर जगह सेम है। जो हमने बेसिक देखा जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना, वो हर टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, हर टाइप के फर्म में क्या रहेगा, सेम। हर जगह एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस हम लोग फॉलो करते हैं। मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट बताए, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, कॉस्ट, रेवेन्यू मैचिंग, याद आ रहा है क्या, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ऐसा कभी बोला है मैंने ये इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद फिनेंशियल स्टेटमेंट नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। हाँ, हमें भी मालूम है, क्योंकि फिनेंशियल स्टेटमेंट बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है। फिनेंशियल स्टेटमेंट तो अकाउंटिंग का पार्ट है। देखो लिखा है फिनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स बनने के बाद, उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि कहां का पार्ट है, अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग ये बेस है, समझ में आ रहा है। उसके बाद फिनेंशियल पोजीशन, जब फिनेंशियल स्टेटमेंट इसका पार्ट ही नहीं है, तो इससे फिनेंशियल पोजीशन समझ में आएगी क्या, नो, कैन नॉट बी असर्टेन। फिनेंशियल पोजीशन यानी बिजनेस की औकात कहां से समझ में आती है, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट किसका पार्ट है, अकाउंटिंग का। तो फिनेंशियल पोजीशन असर्टेन कर सकते हैं, यस। कुछ बात समझ में आई क्या, सिंपल है। थ्योरी क्वेश्चन आए तो ये 4-4 पॉइंट लिख सकते हो क्या आप। सबसे पहला वाला पॉइंट, हाँ चलो देखो तो बेटा, इसमें रिकॉर्डिंग आती है, इसमें क्या आएगा, समराइज। उसके बाद
इसमें रूटीन और क्लरिकल नेचर का काम है, इसके लिए हायर लेवल ऑफ नॉलेज की जरूरत है। ये क्या है? बेस फॉर अकाउंटिंग है। ये क्या है? लैंग्वेज है। उसके बाद ये बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशन फॉलो करता है, और यहाँ पे मेथड प्रोसीजर में वेरी फ्रॉम फर्म टू फर्म। उसके बाद ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स इसमें आते हैं क्या? नो। इसमें आते हैं क्या? यस। इसमें फिनेंशियल पोजीशन समझ में आएगी क्या? नो। इसमें आएगी क्या? यस। खत्म। पल है, याद रहेगा सभी को, घर पे जाके और एक बार पढ़ोगे। उसके बाद बेसिक टर्म्स हमने देख ली क्या सारी? बिजनेस का मतलब देखा, गुड्स का मतलब देखा, आर्टिकल, आइटम और थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन ये कंडीशन मैंने लिखवा के दी, ऐसी चार्ट बनवा के दिया था आपको, वापस देखने की जरूरत है। एसेट्स का मतलब देखा है, सेल्स का मतलब देखा है। सेल मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। पोजीशन ट्रांसफर किया नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने माल बेच दिया लेकिन माल मेरे गोडाउन में पड़ा है अभी भी, बिल बन गया, पैसे आ गए, कस्टमर बोला मैं आगे से थोड़ा घूम के आता हूँ, जाते आते माल लेके जाऊंगा। बोला ठीक है, तेरी जिम्मेदारी पे रख, क्योंकि माल बिक गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। पोजीशन ट्रांसफर हो ना हो उससे मुझे कोई लेन देन नहीं है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप मस्ट बी इन गुड्स, कंसिडरेशन मिल गया या फिर ड्यू हो गया तो भी चलेगा। उसके बाद ड्राइंग का मतलब देखा है, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लाइबिलिटीज, बरोबर है क्या? कैपिटल, ये डबल डबल आ गया शायद। उसके बाद क्रेडिटर्स, इनकम, परचेज, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, गेन, डिस्काउंट, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री यानी क्या होता है बताओ? स्टॉक। इसी को क्या बोलते हैं? स्टॉक। यानी जो माल नहीं बेचा या जो रॉ मटेरियल अभी तक यूज नहीं किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। ये सारी चीजें हमने लिखवा के दी है क्या? लिखी है क्या सबके बुक में? एक आधा आइटम ऐसा आपको नया दिखेगा, जैसे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब क्या है? स्टॉक। ये लिखा हुआ है इन सभी के बुक में। कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखवा के दिया है क्या बेटा? बेसिकली इनकर्ड टू अक्वायर असेट, या फिर टू अक्वायर और ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस एन एडवांटेज ऑफ एंड्यूरिंग नेचर। एंड्यूरिंग मतलब लॉन्ग टर्म। जब भी मैं किसी असेट पे एक्सपेंस इनकर करता हूं और उसका बेनिफिट मुझे लंबे समय तक मिलने वाला है, तो कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। या फिर असेट को बिजनेस में लेकर आने तक का जो भी खर्चा है, टू अक्वायर द असेट, आंख बंद करके, वो भी क्या है? कैपिटल। एग्जांपल्स इसके दे दिए। फ्यू अदर बेसिक टर्म देखा है हमने। फिक्टिशियस असेट देखा है क्या? अरे देखा है, काल्पनिक असेट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, काल्पनिक असेट, लॉस असेट। अरे लॉस असेट है, उसको बैलेंस शीट के असेट में दिखाते हैं और हमें थोड़ा थोड़ा क्या करना है? उसको राइट ऑफ। डोंट वरी, वापस आगे आने वाली। और वेस्टिंग असेट नहीं देखा, वेस्टिंग असेट के आगे लिखो एग्जाम्पल, या फिर आप इससे आपके बुक में लिख लो वेस्टिंग असेट एग्जाम्पल, कोल माइंस, ऑयल वेल, तेल का कुआं। वेस्टिंग असेट क्या होता है जरा ध्यान से सुनना। ऐसी असेट जो यूज करने के बाद फिजिकली, बोल कैसे? फिजिकली। फिजिकल बात कर रहा था और तू आ गया फिजिकल। अरे मैंने ब्रेक की बहुत अच्छी ऑफर दी, मैंने बोला ब्रेक 15 मिनट का रोज लो लेक्चर के बीच में, 9:30 की जगह 9:15 बजे आओ, 15 मिनट का रोज ब्रेक देता हूं। पैसे तो इकट्ठा उन दो पहले। सर मेरे पास में क्या 700-800 रुपए इकट्ठा हो गए रहेंगे ना अभी तक? 700-800 रुपए इकट्ठा हो गए, और वो पैसे मेरे। मैंने बोला मैं पार्टी दूं नहीं दूं मेरी चॉइस है। विपुल सर पैसे लेके पार्टी देते। विपुल सर के केस में फाइन कितना था? 10 रुपए। मेरे इसमें फाइन कितना है? 20। और मैं लेट आए तो फाइन कितना है? 1000 रुपए। अरे वो चिराग नीचे लेके गया था उस दिन, संडे के दिन लेक्चर दोपहर में था ना, तो चिराग नीचे लेके गया, बोले मैंने बच्चों को बोल के रखा है। मेरा संडे के दिन मैंने आखिरी में नहीं रखा था उस दिन, तो चिराग बोला बच्चों को बोल के रखा है, बोले आप 5 मिनट रुक के जाओ। ऊपर आए तो बच्चे बोले फाइन दो, आप 5 मिनट लेट हो। फिर चिराग ने आके चमकाए बच्चों को, बोले कोई फाइन वाइन नहीं, मैंने तुमको बोला था। बोले बच्चे झूठ बोले। अब वो पता नहीं बच्चे झूठ बोल रहे कि चिराग, तो वो 1000 का डिस्प्यूट है, बाकी एक भी 1000 का फाइन नहीं। हाँ ब्रेक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं तो इनको बोला ब्रेक की अच्छी ऑफर दी ना,
ब्रेक चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो तुम बैठो ना रोज का 2 सवा 2 घंटा बैठ रहे, मैंने बोला ब्रेक ले लो रोज एक 15 मिनट का। विपुल सर देती है ना 10:15 10:30 बजे एक ब्रेक चाहिए। तो मैं क्या पागल हूं? मैं मेरे लेक्चर के बीच का टाइमिंग कैसे दूं? विपुल सर 9 बजे बुलाते, मैं 9:15 बजे बुला रहा हूं, 15 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। 10-15 मिनट का ब्रेक देने के लिए मैं तैयार हूं। अरे वैसे भी 9:20 को आके बैठते हैं सब लोग। दो घंटा 2.5 का मेरा देख ले रिकॉर्डिंग। तो अभी ब्रेक देना है क्या? तू क्या कर रहा है? हाँ भाई, तू लेक्चर में आ रहा है और मैं ब्रेक दे दूं? तेरा हो गया क्या? तेरा 12 बजे है लेक्चर? हाँ तो अभी 10 मिनट का ब्रेक दे सकता हूं, अगर ये मानते हैं कल से ब्रेक फिर अपना रहेगा। रुक रहा है? क्या कर रहा है तू? नीचे बैठा है ना? आया मैं थोड़ी देर में, आ जाओ। कोल माइंस, ऑयल वेल, लिखो बेटा। ऐसी एसेट जो यूज करने के बाद फिजिकली कम हो जाती है। ऐसी एसेट जो यूज करने के बाद फिजिकली कम हो जाती है, उन एसेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? वेस्टिंग एसेट। अच्छा, ये फैन फिजिकली कम होगा क्या? 100 साल तक भी ऐसे लटके रहा तो भी फिजिकली कम नहीं होगा। वैल्यू भले ही 0 हो जाएगी बट फिजिकली कम नहीं होगा। लेकिन कोल माइन यूज करने के बाद फिजिकली कम हो जाती है। ना प्लीज लिखो, देखो बेटा, ध्यान देना प्लीज सब लोग। हाँ, कोल माइंस फिजिकली कम हो जाएगी। यूज करने में कोयला निकालेंगे तो फिजिकली कम हो जाएगी ना, वेस्टिंग। ऑयल वेल, तेल निकाल लेंगे तो फिजिकली कम होगी। यस और नो? ट्रेड डिस्काउंट हमने देखा हुआ है, कैश डिस्काउंट देखा है, कॉन्डिशनल लायबिलिटी देखा है, इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी के आगे लिख लो एग्जाम्पल कैपिटल, जो अंदर ओनर को देना है। बिजनेस के जो इनर पार्टी कौन कौन है बेटा बताओ? ओनर। यस और नो? सोल प्रोप्राइटरी के केस में ओनर। इंटरनल पार्टी, इंटरनल लायबिलिटी, और जो बाहर वालों को देना है वो कौन सी लायबिलिटी है? थर्ड पार्टी लायबिलिटी। उसके बाद गुड डेट, पैसा आने वाला है। डाउटफुल डेट, शायद नहीं आएगा। बैड डेट, डूब गया, कंफर्म नहीं आने वाला है। लिखा बेटे सभी ने? उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम देखा है क्या हमने? ल्यूका डी बार्गो पैसियोली याद आ रहा है क्या? वही सारी चीजें यहां पे लिखी है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देखे हमने, गोल्डन रूल देखा है हमने, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। बोलो बेटा। कंप्लीट रिकॉर्ड करता है। कंप्लीट क्यों? हर ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू को रिकॉर्ड कर रहा है। हर ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू को रिकॉर्ड कर रहा है। यस और नो? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मेंटेन होती है कैसे? ट्रायल बैलेंस की मदद से। सर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मेंटेन करना मतलब? देखो, जब भी आप अकाउंटिंग करते हो आपके दोनों साइड का डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट का फिगर सेम रहेगा। ट्रांजैक्शन के दो पहलू सेम है, लेन देन इक्वल है, इसलिए आपकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मैच होती है, इसीलिए ट्रायल बैलेंस भी आपका टैली होता है। तो यहां पे डबल एंट्री सिस्टम में आप आपकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। सिंगल एंट्री सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम में एक टूल है, एक हथियार है जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस, जिसकी मदद से आप क्या चेक कर सकते हो? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ये डबल एंट्री सिस्टम का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बिजनेस के रिजल्ट आपको एक्यूरेट समझ में आएंगे क्या इसमें? रिजल्ट यानी प्रॉफिट और लॉस। कॉमन एक्सेप्टेंस है, अमेरिका में जाओ, इंडिया में, जापान में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, वर्ल्ड वाइड कॉमन एक्सेप्टेंस फॉर डबल एंट्री सिस्टम। मिनिमाइज फ्रॉड, हर ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू रिकॉर्ड करेंगे तो एरर या फ्रॉड होने के चांसेस कम है। सिंगल एंट्री सिस्टम में एरर या फ्रॉड के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उसमें हर ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू रिकॉर्ड नहीं होते। रिसीवेबल पेएबल बैलेंसेस कैन बी डिटरमाइन इजीली, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, बैलेंसेस आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए आपको करेक्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगा तो आसानी हो जाएगी क्या? और उसके बाद में इजी टैक्स कैलकुलेशन। इसके कुछ लिमिटेशन है। डबल एंट्री सिस्टम के लिए आपको प्रॉपर अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा, ये कॉस्टली काम है। कोई भी एरर गैरह नत्थु गैरह अकाउंटिंग नहीं कर सकता है, खर्चा लगेगा ना। उसके बाद में दूसरा, ट्रायल बैलेंस डज नॉट डिस्क्लोज ऑल द एरर्स, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है।
कुछ ऐसी एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस के भी पकड़ में नहीं आती है, प्रिंसिपल एरर कहते हैं उनको। एक एग्जांपल बताओ क्या इस एरर का, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, मैंने फर्नीचर परचेस किया उधारी में के से, बोलो एंट्री क्या रहेगी? अरे कैसे बच्चे रे, फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड टू के अकाउंट। कितने का फर्नीचर था? 1000 का, बरोबर है ना? ध्यान से सुनना, टोटल करो, डेबिट क्रेडिट टैली है क्या? फर्नीचर अकाउंट बना होगा, के अकाउंट बना होगा। फर्नीचर के डेबिट में 2 के क्रेडिट में बाय फर्नीचर। इसका बैलेंस कितना आया? 1000। इसका बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाओ। फर्नीचर और आया क्या? 1000 टैली, यस टैली हो गया क्या? अब ध्यान से सुनना, मैंने फर्नीचर की जगह गलती से, आपने परचेस वर्ड देखा और आपने अकाउंटिंग करते वक्त फर्नीचर की जगह गलती से क्या लिख दिया? परचेज अकाउंट। चलो फिर आपने फर्नीचर की जगह गलती से कहां पे लिखा? फर्नीचर की जगह गलती से क्या लिख दिया? अगेन ट्रायल बैलेंस टैली, बट गलत है। ट्रायल बैलेंस टैली है बट गलत है। अब तुम बताओ, ये एरर ट्रायल बैलेंस के पकड़ में आई क्या? नो। अगर ये एरर पकड़ में आ जाती थी तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता था, बट यहां पे तो एरर होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैली है। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है डबल एंट्री की। कुछ कुछ एरर ट्रायल बैलेंस में पकड़ में नहीं आती, जैसे ये एरर है। ये कौन सी एरर है? प्रिंसिपल एरर। मतलब यहां पे आपको रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का फर्क ही नहीं समझा। फर्नीचर असेट है, आपने बैलेंस शीट के असेट में लिखना चाहिए था, आपने ट्रेडिंग के डेबिट में परचेज लिख दिया। समझ में आ रही क्या बात? असेट को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया या एक्सपेंस को असेट ट्रीट कर दिया। ये एरर तो पकड़ में नहीं आई ना ट्रायल बैलेंस में। बस वही यहां पे लिखा हुआ है कि ट्रायल बैलेंस में सारी एरर पकड़ में नहीं आती। यस बेटा, हाँ आज आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी और जो प्रिंट होते ही कुरियर करवा दी जाएगी आपको हार्ड कॉपी, जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है और जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है। सो ट्रायल बैलेंस में सारी एरर पकड़ में नहीं आती। ये क्या है? लिमिटेशन है, विडंबना है परिस्थिति की। यस और नो? पहला कॉस्टली, दूसरा कुछ एरर पकड़ में नहीं आती, है ना? बस वही चीज यहाँ पे सारी दे दी इन्होंने, देखो वही वापस वापस रिपीट करके दे दिया। मॉड्यूल में भी ऐसी। अकाउंटिंग इक्वेशन हमने देखा है क्या? इसके एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं क्या? बहुत सारे, वेरी गुड। ये देखा है क्या? एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस का डेबिट बैलेंस बढ़ते हैं, डेबिट कम हुआ, क्रेडिट, बराबर है क्या? इनका क्रेडिट बैलेंस ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। यस और नो? लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन। ये भी देखा है क्या हमने? लिखवा के दिया है कई बार। असेट का मतलब दिया हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, ड्राइंग, विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस, डेटर्स, पार्टी ऑफ पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीवेबल, एक्सपेंस थोड़ा सा ये इधर आना चाहिए था और ये लॉसेस यहाँ। ये लायबिलिटी का मतलब कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम और ये गेन का मतलब। देन जर्नल, जर्नल एंट्री में एंट्रीज रिकॉर्ड की है हमने। ये इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, ऐसा लिखवा के दिया है मैंने नोट्स में, बराबर है क्या? ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते बताओ? इन क्रोनोलॉजिकल, बोला था ये। क्रोनोलॉजिकल मतलब ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल इज कॉल्ड एज जर्नलाइजेशन और जर्नलाइजिंग। और जो हम लोग एंट्री करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है, इसमें एरर होने के चांसेस कम है, नरेशन लिख लेते हैं हम लोग और अकाउंट फाइनलाइज करने में इसकी हेल्प होती है। इसका फॉर्मेट भी मैंने बताया है कि आपको, एंट्री की है क्या? ये जर्नल, जर्नल में जनरल जर्नल और स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल यानी क्या है? वेरी गुड, राइट। और ये जनरल जर्नल मतलब क्या है? जर्नल एंट्री बुक।
ये सब्सिडारी, ये भी मैंने लिखवा के दिया है क्या? देखो तो, ऑल कैश बैंक ट्रांजेक्शन कहां पे आता है? कैश बुक। ऑल क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल और बचे हुए सारे ट्रांजैक्शन। कैश बुक की टाइप्स दी है, सिंगल कॉलम, डबल, ट्रिपल, मल्टी कॉलम और पेटी कैश बुक। ये हमने नहीं देखा है ना। कैश बुक नहीं देखा है, ध्यान रखना। अकाउंटिंग साइकिल देखा है कि हमने? ये बिजनेस है, ये ट्रांजैक्शंस, इनको रिकॉर्ड करना है जर्नल एंट्री बुक में या तो सब्सिडारी बुक, और ये सारी सब्सिडारी बुक है। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, फिर पोस्टिंग, फिर बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के बाद ट्रायल बैलेंस, और यहाँ पे भी लिख करके दे दिया कौन से ट्रांजैक्शन कौन से बुक में आते हैं, यस और नो। और ये एक एग्जाम्पल है, विथ आंसर दिया हुआ है, जो मैंने आपको करवाया था इनिशियली, याद है? डब्बा बना करके मैं आपसे एंट्री करवाता था। ए मुन्ना प्लीज ध्यान देना, आगे पीछे मत देखो, प्लीज देखो इधर। मुझे एक बात बताओ, जब मैं कोई चीज रिपीट या रिवाइज करवा रहा हूं तो आप इधर उधर मत देखो। ये आपका घर का जो काम है, जो आप बाद में रिवाइज करने वाले थे, वो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। कहीं ना कहीं तो आपको वापस देखना पड़ता था ना एक बार, नहीं तो मुझे बगैर रिवीजन के भी आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं। आपका सिलेबस 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा पूरा, फिर 45 दिन में। अगर मैं रिपीट करना बंद कर दूं सारी चीज, तो 45-50 दिन का सिलेबस है, बहुत छोटा सिलेबस है अपना, कोई बहुत ऐसा बड़ा सिलेबस नहीं है। वो तो अपन लोग रिपीट करते इसलिए लंबा चलते रहता है, ताकि आपका रिवीजन यही हो जाए। बट कुछ बच्चे यहाँ पे से रिपीट करवा रहे, ऐसा ऐसा, इधर उधर, ये वो। ऐसा मत करो, यहाँ ध्यान दो क्लास में। मैंने अभी तक किसी बच्चे का नाम लिया है क्या? बताओ। अगर किसी की मुंडी अब इधर उधर हुई तो मैं मुंडी सीधी कर दूंगा यहाँ पे आगे पकड़, फिर मुझे नाम लेना पड़ेगा, फिर उस बच्चे की बेइज्जती होगी, फिर वो बच्चे की मेरी दुश्मनी हो जाएगी, फिर वो बच्चा क्लास आना बंद कर देगा, फिर वो बाहर जाकर के बोलेगा मास्टर बहुत खारट है। समझ में आया क्या? ये वहां तक मत पहुंचो। क्लास में सामने ध्यान दो, मुंडी पीछे मत करो। इधर उधर क्या देखते रहते? कुछ बच्चे ने ऐसे आलस आते और वो अपनी बिरादरी वाला ढूंढते रहता है, ऐसा कौन है मेरे साथ गधा यहाँ पे, और कोई एक गधा मिल जाता है जिसको भी बोर होते रहता है, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के हंसते बोलते क्या बोर कर रहा। फिर ये दोनों अपनी तादाद बढ़ाने की कोशिश करते है ना, फिर ये 2 से 3 होते और ढूंढते अपने साथ गधा और कोई मिलता है क्या क्लास में? हाँ एक और मिल गया, उसका भी ध्यान नहीं है। देखो धीरे धीरे ये गधे बढ़ रहे हैं क्लास में, ये अपनी तादाद बढ़ा रहे, और फिर बाद में इनका एक ग्रुप बन जाता है, अगले दिन ये साथ में बैठते हैं, और फिर ये गधों का ग्रुप क्या करता है, ये मास्टर यार बहुत बोर करता है, फिर वो देखो ये ऐसी अफवाह फैलते रहती है। तो प्लीज ऐसे गधे लोगों के चक्कर में मत पड़ो। कोई अगर लेक्चर के बीच में अपने तरफ देख करके आड़ा टेढ़ा चेहरा बना रहे, वो चेक करते रहता है कि मैं तो गधा हूं, तू भी गधा है क्या। अगर तुमने उनके फेस एक्सप्रेशन अपने साथ मैच कर लिए तो समझ जाओ, और इन दोनों गधों को क्या लगता है कि हम होशियार है दुनिया के। तो प्लीज ऐसे लोगों के घनचक्कर लोगों के चक्कर में मत पड़ो। क्लास में सामने ध्यान दो, तुम्हारे माँ बाप का मेहनत का पैसा है। सोच क्या रहे हो? हाँ बोलो। किसी का है क्या बगैर मेहनत का पैसा है? मेहनत का ही है ना सबका। तो इधर ध्यान दो यार, आगे पीछे मत देखो, है ना, प्लीज ध्यान दो। आ जाओ, किसी के भी चक्कर में मत पड़ो, ये वायरस है। आप इनके चक्कर में आ जाओगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा कब आपकी नैया डूब जाओगी। 5-6% रिजल्ट आता मालूम इन सभी को। कोशिश तो करो इस बार अच्छे से। देखो मेरे पास इस बार कोई रीजन नहीं है, लास्ट बैच में उसके लास्ट 2 साल से मेरी हर बैच के अंदर में 1-1 महीने की छुट्टी हो जाती थी। पापा का है, पापा मम्मा को दोनों को कैंसर का ट्रीटमेंट था, मम्मी ठीक हो गई, पापा भगवान जी के पास चले गए। ठीक है, अब इस बार मेरे पास कहीं जाने के कोई रीजन नहीं है, अच्छे से अपन कर रहे हैं। इस बार अच्छे से सारी चीजें एक्स्ट्रा भी हो सकती है। आपकी वो लकी बैच है, अकाउंट्स के अंदर में 80+ आराम से लेके आ सकते हैं हम लोग, यस और नो। बट इसके अंदर में है ना, आप लोग बैच के अंदर में कोई भी तकलीफ मत करो, मुंडी इधर उधर मत घुमाओ, ध्यान सामने रखो क्लास के अंदर में। और जो कोई भी आपको ऐसा देख करके किसी के ऐसे इसमें आओ मत, समझ रहे ना, तादाद बढ़ती जाती है इनकी, ये बढ़ते धीरे धीरे बढ़ते रहते, और ये अपने से को ढूंढते रहते हैं कि कौन मेरे साथ मिलता है, कौन मेरे साथ मिलता है। तो कहीं पे भी ऐसा ग्रुप ज्वाइन मत करो, कोई भी क्लास में ध्यान दो। डन? आ जाओ, मैं नेक्स्ट टाइम से अब नाम लूंगा क्लास का, किसी ने मुंडी इधर उधर नहीं करना है, ठीक है? आ जाओ, ध्यान देना बेटा। ये ट्रांजैक्शंस मैंने दिए है, हमने इससे काफी अच्छे ट्रांजैक्शंस लिखवा के दिए, मैंने विथ आंसर दिया है। जैसे
पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ मशीन, मशीनरी खड़े करने के लिए वेजेस दिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये कहाँ पे जाएगा? मशीन अकाउंट में। देखो मशीन अकाउंट बना, मशीन का डेबिट बैलेंस, मशीन अकाउंट बढ़ रहा है यहाँ पे, बरोबर है ना, तो मशीन को क्या किया? डेबिट। कैश कम हो रहा है, कैश का भी डेबिट बैलेंस, कैश कम हो रहा है तो कैश को क्या किया? क्रेडिट। याद आ रहा है क्या? ये सारे ट्रांजेक्शन्स दिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमने लिखवा के दिए सब आपके बुक में, याद आ रहा है? यही सारे कॉन्सेप्ट है, लिखा हुआ है सभी के पास। देन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस अभी तक नहीं देखा हमने, कौन सी दो चीज नहीं देखी है? कैश बुक की टाइप्स एंड क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमने बनाया, ट्रायल बैलेंस के फीचर्स क्या है? इसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस रहते, इट डज नॉट प्रूव अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, डज प्रूव अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, डज नॉट नहीं आएगा वहां पे। It is not an account, it is only statement, not a part of final statement. Final account में trading PL balance sheet आता है ना, usually prepared at the end of the accounting year, but हम लोग वैसे कभी भी बना सकते हैं। और क्या बेटा? लिंक बिटवीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अरे बाबा हमने जो साल भर अकाउंटिंग किया उससे ट्रायल बैलेंस बना, और ट्रायल बैलेंस की मदद से क्या बनता है? फाइनल अकाउंट। इसीलिए ट्रायल बैलेंस ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो साल भर अकाउंटिंग किया और फाइनल अकाउंट, इन दोनों के बीच की क्या है? लिंक है, इन दोनों के बीच की लिंक है। पर्पस टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, असर्टन द बैलेंस ऑफ एनी लेजर अकाउंट, किसी लेजर का बैलेंस कितना है ट्रायल बैलेंस से समझ में आएगा क्या? सर्व एज एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट डबल एंट्री हैज बीन कंप्लीटेड। ट्रायल बैलेंस में वो आ गया, ट्रायल बैलेंस टैली, मतलब हर ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट डेबिट क्रेडिट टैली है। तो फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने में मदद करता है, क्योंकि हम लोग फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस की ही मदद से बनाते हैं। मेथड हमने देखी है, 3 मेथड थी इसकी, अरे टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल एंड बैलेंस मेथड, सैंडविच कर दिया। तीनों मेथड बनाई थी ना हमने। यूटिलिटी, इसके जो बेनिफिट है वही यूटिलिटी है। अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, सोल प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन, फ्रेंचाइजी, याद आया पिछले लेक्चर में देखा था, बस जो पिछले लेक्चर मैंने आपको बोला वही यहां पे लिखा हुआ है। एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग देखा था क्या? इसी को प्यार से क्या बोलते बताओ? कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। डबल एंट्री सिस्टम देखा है ऑलरेडी, इसके कुछ लिमिटेशंस है, ये नहीं देखे हमने। और लास्ट में क्या है? लेजर हमने देखा, फाइनल अकाउंट्स हमने बनाए थे, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, सिंगल एंट्री नहीं देखा है। तो इसमें 3 चीजें बाकी है, सिंगल एंट्री, कैश बुक और डबल एंट्री के लिमिटेशंस, बरोबर है क्या? ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बरोबर है? ध्यान से सुनना भी, ये हम लोग कब देखेंगे? नेक्स्ट लेक्चर। एक 20-25 मिनट का और इसके लिए टाइम लगेगा, बरोबर है ना? आज आपको मैं सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा, ये आपने घर पे पढ़ना है। 20-25 मिनट का टाइम लगेगा लेक्चर देखने के लिए। और अभी मैं आप लोगों का कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूंगा? शेयर कैपिटल, जो सेकेंड टॉपिक है, बरोबर है? जो हमने ये फर्स्ट टॉपिक के ऊपर में एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फर्स्ट टॉपिक में जो जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं वो जो हमने देखा है वो हर टॉपिक में काम आने वाला है। तो वैसे देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? पहला। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जर्नल एंट्रीज। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जो हमने स्पेशल जर्नल एंट्रीज पास की थी, याद आ रहा है क्या सभी को? यस और नो? तो मैं ये वाला लेक्चर यहां पे खत्म करता हूं। यस बेटा।